हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडीज। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी और अच्छे से जो भी टॉपिक मैंने आपको कराए थे वो आपने कवर कर लिए होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आज हम क्या करने वाले हैं। आपकी जो टॉपिक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि डी ब्रोगली समीकरण क्या होती है, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी गई है। आपको इसको अच्छे से कवर कर कर ले जानी है। मैं जिस तरीके से यहाँ पर आपको बताता चल रहा हूँ उस तरीके से ही आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, जो चीज़ यहाँ पर लिख रही है उसी तरीके से आपको लिखनी है अपनी कॉपी में, और मैं आपको साथ के साथ समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डी ब्रोगली समीकरण दी है। इसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। ओके, तो एक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार क्या है कि यदि किसी फोटोन की आवृत्ति, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, वी हो, तब उसकी ऊर्जा ई उसकी आवृत्ति वी के समानुपाती होती है। मतलब क्या होती है? ई वी के समानुपाती होगी, ई वी के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वाले सिंबल को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर का निशान लगा होगा ये, और एक कांस्टेंट वैल्यू को रख सकते हैं जो कि हमने एच मानी, और एच को हमने यहाँ पर रख दिया। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होगा, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में निम्न समीकरण के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? वो देखो, ऐसे E बराबर एम सी स्क्वायर आइंस्टीन की एक समीकरण होती है। ओके, उसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब पिछली वाली जो समीकरण थी हमने उसको फर्स्ट माना और इसको सेकंड माना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर क्या थी, E बराबर एच म्यू थी, और वो थी समीकरण फर्स्ट। जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को बराबर मानेंगे, क्योंकि ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, तो यहाँ क्या होगा, एच म्यू और यहाँ पर एम सी स्क्वायर बराबर हो गए। तो यहाँ पर वी नो आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जानते हैं हम, ये जानते हैं कि सी बराबर और वी लैम्डा एक आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी वी की वैल्यू निकल आएगी। वी की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन लैम्डा होगी वी की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पर रख दी है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़? अब इसके बाद क्या करते हैं, इस सी को उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एच इंटू वन अपॉन लैम्डा बराबर एम सी, क्योंकि ले जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वो कट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा भाग में जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी, तो यहाँ पर एक बार कट जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एम सी लिख दी है मैंने। समझ में आ गया? इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, लैम्डा को यहीं रखते हैं, बाकी वैल्यूज जो है वो यहाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एच अपॉन एम सी। और देखो यहाँ पर आप जानते हो कि एक वैल्यू होती है जो कि आपकी जो सी है, ठीक है, सी वैल्यू है, इसको हम वी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर एच अपॉन एम बी। ठीक है, और एक आपका फॉर्मूला होता है पी, संवेग का एम बी, पी बराबर एम बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी। तो ये आपकी क्या होगी, डी ब्रोगली समीकरण हो जाएगी। समझ में आया आपको इतना? अब देखो, यहाँ पर एक आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, बोर का परमाणु मॉडल। ये एग्जाम में काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा और पूछा भी गया है। ठीक है, ये क्या होता है, तो बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, नील्स बोर ने सन 1913 में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के दोषों को व्याख्या करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल दिया। इसके अनुसार यहाँ पर क्या था, नील्स बोर ने सन 1913 में जो एक रदरफोर्ड की थ्योरी थी परमाणु मॉडल के प्रति, तो उसने, नील्स बोर ने परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड के उसमें कुछ दोष उसको प्राप्त हुए, तो उसने उस दोषों को व्याख्या करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपनी इसकी व्याख्या कर दी। उन्होंने क्या व्याख्या करी, उन्होंने पॉइंटों में व्याख्या की है। सबसे पहला पॉइंट है, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कलाओं में घूमते रहते हैं। इनकी कक्षाओं को नाभिक से क्रमशः के एल एम एन या 1 2 3 4 कक्षा का नाम दिया जाता है। ये क्या होते हैं, देखो जो आपके जो होते हैं ये के एल एम एन कक्षक होते हैं, इसको 1 2 3 4 से भी आप लिख सकते हैं। ओके, ये नहीं है आप के एल एम एन से भी लिखें। ओके, नेक्स्ट है आपका दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होता है। कोणीय संवेग एम बी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई।
जहां m बराबर e इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, b इलेक्ट्रॉन का वेग, r इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, h प्लैंक नियतांक है और n मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है आगे पढ़ेंगे जब आपको अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते समय न तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और ना ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऐसे कक्षकों को स्थिर कक्षक या स्थिर ऊर्जा स्तर अथवा ऊर्जा स्तर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, कोई इलेक्ट्रॉन जब एक स्थायी कक्षा या ऊर्जा स्तर से दूसरी स्थायी कक्षा या दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा ना के अंतर असतत विकिरण के रूप में अवशोषित या उत्सर्जित होता है। इस विकिरण की आवृत्ति v या तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करते हैं। ये क्या होता है, E2 माइनस E1 बराबर माइनस HV। इसको हम डेल E से भी लिख सकते हैं, किसको, इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, SC अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, ये चीज़ आपको जैसे लिखी हुई है इस तरीके से ही आपको याद करनी है और एग्जाम में कर आना है, ठीक है। यहाँ पर समझने की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटम में करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, ओके, क्या होता है, निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है। इस अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। अब देखो यहाँ पर पीछे क्या था, जब इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार देखो उस वाले पॉइंट को, 5वें को, जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटम में करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो निम्न ऊर्जा स्तर में होगा और वो एक स्थान से दूसरे स्थान में और दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदेगा। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी वही चीज़ है, केवल थोड़ा सा अंतर है। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करे, ठीक है, तो वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूदता है। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपके बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।